बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग यूनिट स्ट्रेस एंड कोपिंग इन क्रिटिकली इल पेशेंट एंड फैमिलीज़ इन द ICU डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में स्ट्रेस को डिस्कस करना है, देन कोपिंग को, देन क्रिटिकली इल पेशेंट्स को। ओके, इन तीन चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जब एक पेशेंट, क्रिटिकली इल पेशेंट ICU में हो या क्रिटिकल केयर यूनिट में हो तो इसको किस तरीके से जो है स्ट्रेस होता है और कौन कौन से स्ट्रेस होता है और स्ट्रेसर क्या होता है इसके लिए। ओके, तो इन सब को हम आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सीक्रेट स्टार KMU चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमने स्ट्रेस को देखना है कि व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज ए नेचुरल रिस्पॉन्स टू चैलेंजिंग और डिमांडिंग सिचुएशन। आपकी हाँ, जो डिमांडिंग सिचुएशन है या जो चैलेंजिंग सिचुएशन है तो आपकी बॉडी ने इसके अगेंस्ट जो है नेचुरल रिस्पॉन्स शो करना है। तो ये हमारे पास क्या है? स्ट्रेस है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है कोपिंग। कोपिंग क्या चीज़ है? कोपिंग refers to the strategies individuals use to manage and minimize the negative effect of stress। अक्सर जो है स्ट्रेस के नेगेटिव consequences और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो ये कोपिंग मैकेनिज्म क्या करता है? कोपिंग क्या करता है? ये एक इंसान, एक बंदे की वो स्ट्रेटजी है जो स्ट्रेस के जो नेगेटिव इफेक्ट्स है इसको मिनिमाइज कर सके या इसको मैनेज कर सके। ओके, इसको डील कर सके। तो ये क्या है? ये कोपिंग है। और क्रिटिकली इल पेशेंट्स पे हमने डिटेल के साथ जो है वीडियोस बनाए हैं। इससे पहले जो 4 पार्ट्स जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस की है, इसमें हमने क्रिटिकली इल पेशेंट्स को डिस्कस की है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं वो बंदा जो ICU में एडमिट हो, क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट हो, ओके, और इसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो, ओके, तो इस तरह के पेशेंट को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकली इल पेशेंट कहते हैं। इसकी अपनी क्राइटेरिया है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ओके, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ ये डिस्कस नहीं करेंगे कि पेशेंट की स्ट्रेस क्या है। ICU में जो पेशेंट है और पेशेंट की जो फैमिलीज है, ओके, इसकी स्ट्रेस क्या हो सकती है, कौन कौन से स्ट्रेस हो सकते हैं और वो अपने स्ट्रेस को किस तरह जो है मिनिमाइज कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ओके, थ्रू कोपिंग मैकेनिज़्म। और कोपिंग की फिर हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। ओके, इसमें प्रॉब्लम फोकस कोपिंग है, इमोशनल फोकस कोपिंग है, अदर कोपिंग स्ट्रेटजीज़ है। ओके, और ये जो इफेक्टिव कोपिंग है इसके इंपॉर्टेंस क्या है? इसके इंपॉर्टेंस है हमारे पास। ओके, की कंसेप्ट है इसकी, रिजाइलेंस है, ओके, माइंडफुलनेस है, सोशल सपोर्ट है। इन सब को इंशाल्लाह हम डिस्कस करने वाले हैं आगे इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन। ICU एडमिशन इज ए स्ट्रेसफुल इवेंट्स फॉर बोथ पेशेंट एंड फैमिली। ICU एडमिशन का जब पेशेंट को पता चलता है और फैमिली को जब डॉक्टर की तरफ से जो है ये कहना है कि आप लोगों ने जो है पेशेंट को ICU में एडमिट करना है, ओके, तो ये एक बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट है। ओके स्टूडेंट्स, याद रखना ICU एडमिशन हमारे पास एक स्ट्रेसफुल इवेंट्स है। ओके, बहुत पेशेंट्स और फैमिली दोनों के लिए। ओके, इमोशनल स्ट्रेस हो सकती है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकती है, फिजिकल रिस्पॉन्स हो सकती है। ओके, ये चीज़ें जो है इसमें कॉमन होती है। ओके, कोपिंग स्ट्रेटजीज प्ले ए की रोल इन द मैनेजिंग दिस स्ट्रेस। और ये कोपिंग मैकेनिज्म है, कोपिंग स्ट्रेटजीज है, ओके, जो की रोल्स अदा करते हैं स्ट्रेस मैनेजिंग में और स्ट्रेस मिनिमाइज करने में। ओके, सोर्स ऑफ स्ट्रेस फॉर पेशेंट। पेशेंट के लिए जो स्ट्रेस के सोर्सेज है वो क्या है? ओके, तो फेयर ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी। ओके, डिसेबिलिटी या मरने से जो है डर होता है। ओके, ये भी एक स्ट्रेस है। पेशेंट को जो है हर टाइम ये डर होता है। पेन एंड फिज़िकल डिस्कम्फर्ट, इसको पेन होता है। ओके, मे बी बेड सोर की वजह से हो, मुख्तलिफ़ किस्म की जो इसको जो मेडिकेशन दिया जाता है थ्रू इन नॉन इन्वेजिव जो प्रोसीजर्स होते हैं इसकी वजह से पेन हो। ओके, फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो,
लॉस ऑफ कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस। ओके, लॉस ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है? लॉस ऑफ कंट्रोल ये है कि वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। ओके, खुद को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। एंड इंडिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंस होता है। ओके, सेंसरी ओवरलोड, और ये बिल्कुल सेंसरी ओवरलोड होता है। सेंसरी ओवरलोडेड का क्या मतलब है? आईसीयू में अलार्म होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, हर टाइम जो है बिल्कुल जो है बंदा जो है तंग होता है इससे, कभी हीमोडाइनेमिक जो मॉनिटर होता है इससे, कहीं वेंटिलेटर से। ओके, लाइट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के लाइट्स होते हैं, 7/2 जो है हावर्स लगी हुई है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर्स होते हैं। तो इस वजह से जो है क्या होते हैं, पेशेंट को जो है स्ट्रेस जो है होते हैं। ये सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस है। और ये जो लिखा है कि लॉस ऑफ कंट्रोल, तो लॉस ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि पेशेंट ऐसा फील करता है कि उसने अपना कंट्रोल जो है वो लॉस किया है अपने एनवायरनमेंट पे और अपने केयर पे। इसकी बॉडी में अब इतना दम नहीं है कि वो कुछ और मज़ीद करे। ओके, तो ये क्या है, ये स्ट्रेस के सोर्सेज है पेशेंट के लिए आईसीयू में या क्रिटिकल केयर यूनिट में। ओके, अनसर्टेनिटी अबाउट पेशेंट आउटकम, पेशेंट आउटकम के जो अनसर्टिनिटी है वो भी जो है एक स्ट्रेस है। ओके, फैमिली के लिए। अब ये जो है तो ये फैमिली के लिए जो स्ट्रेस होते हैं। ओके, तो अनसर्टिनिटी अबाउट पेशेंट आउटकम, जो फैमिली है इसको हर टाइम जो है डर डर होता है, फियर होता है कि मेरे पेशेंट की आउटकम कैसे आएगी। ओके, मेरा पेशेंट कैसा होगा, हालत अच्छी है या अच्छी नहीं है। ओके, फाइनेंशियल स्ट्रेन एंड डिस्टर्प्टेड रूटीन, फाइनेंशियल स्ट्रेन भी होते हैं। ओके, फाइनेंशियली बंदा जब आईसीयू में होता है तो ज़्यादा जो है इसके पैसे लगते हैं। ओके, तो ये भी एक इशू है। डिस्टर्प्टेड रूटीन, और इसके जो रूटीन होता है ना, रूटीन चेंज होता है, हो जाता है, अपना काम नहीं कर सकता, जॉब मजदूरी जो भी काम हो वो डिस्टर्ब होता है। ओके, तो इसके बाद है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और पोर कम्युनिकेशन। ओके, इसके साथ जो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, न तो फैमिली के साथ इंफॉर्मेशन होता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, नॉलेज भी नहीं है, और पोर कम्युनिकेशन, और अच्छे से वो तो कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाता। ओके, रूल ओवरलोड, केयर गिविंग, वर्क, फैमिली। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, रूल ओवरलोड, काम इस पे ज़्यादा जो है होता है, चाहे वो केयर गिविंग के मामले में हो, या वर्किंग के मामले में हो, या फैमिली के मामले में हो। ओके, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एंड पेशेंट, पेशेंट में साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। ओके, एंजाइटी होता है पेशेंट को, ये तो कॉमन बातें हैं, डिप्रेशन में जाता है, फेयर होता है, डर होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, हर टाइम जो है इसकी स्लीप जो है डिस्टर्ब होती है, और डिलीरम और आईसीयू साइकोसिस। स्टूडेंट, ये आईसीयू साइकोसिस क्या है, ये थोड़ा सा मैं इसकी वजाहत करता हूँ। आईसीयू साइकोसिस कॉल्ड आईसीयू सिंड्रोम। ओके, ए कंडीशन वेयर क्रिटिकली इल पेशेंट एक्सपीरियंस कंफ्यूजन, disorientation and altered mental status while being treated in an ICU। ये हमारे पास ऐसा कंडीशन है जहाँ पे क्रिटिकली इल पेशेंट जो है किया करता है, एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है कन्फ्यूजन को, डिसओरिएंटेशन को, और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस को। न इसका मेंटल स्टेटस जो है ठीक होता है, वो डिसओरिएंटेशन पे होता है, हर टाइम जो है इसका माइंड चेंज से चेंज होता है, और कन्फ्यूजन का शिकार होता है। ओके, और ये जो है आईसीयू में ट्रीट हो जाता है। तो ये क्या है, डिलीरम और आईसीयू साइकोसिस। फीलिंग ऑफ आइसोलेशन और हेल्पलेसनेस, ये फील करता है कि मैं तो आइसोलेट हुआ हूँ, मैं तो कुछ काम का नहीं हूँ, हर टाइम जो है ये आइसोलेट ही आइसोलेट रहता है। ओके, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास आईसीयू वाला जो पेशेंट होता है ना, तो इसमें ये साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस होते हैं। हेल्पलेसनेस, ओके, ये जो है ऐसा ख़ुद को समझता है कि मैं तो न किसी का मदद कर सकता हूँ, और न मेरा कुछ जो है ऐसा है। ओके, मेरे बॉडी में दम नहीं है। तो ये सब क्या है, ये याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस है पेशेंट में, एंजाइटी, डिप्रेशन, फेयर, स्लीप डिस्टर्बेंस, डिलीरियम और आईसीयू साइकोसिस, फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन और हेल्पलेसनेस। ओके, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इन फैमिलीज, एक्यूट स्ट्रेस होता है, एंड इमोशनल एग्जॉशन, इमोशनल एग्जॉशन, बंदा जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली थका हुआ होता है। ओके, एक्यूट स्ट्रेस इसको होता है। फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड गिल्ट, खुद को जो है गिल्टी समझता है कि मैं किस तरह जो है बीमार हूँ, मेरा फैमिली भी मेरे वजह से जो है सफ़र करता है, सब मेरे वजह से जो है टेंशन में है, मुझे भी तकलीफ़ है। तो ये
अजीब किस्म के जो है इसकी फीलिंग होते हैं, ख़ुद को गिल्टी फील करता है। एंगर और ब्लेम, ये गुस्सा भी होता है, ख़ुद को भी ब्लेम करता है, दूसरों को भी ब्लेम करता है। रिस्क ऑफ पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस और कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ, ओके। और इसके जो है PTSD के रिस्क होते हैं, ओके। PTSD के रिस्क कैसे होते हैं? वो जो ट्रामा में आया है, इंजरी में आया है, जो भी मसले से जो है यहाँ पे आया है ICU में, ओके। तो ये इसी पे जो है मतलब जब ये जो है इसकी कंडीशन थोड़ा सा ठीक हो जाए तो इस तरह के पेशेंट जो है फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस पे जाता है, ओके। PTSD पे जा सकता है, ओके। क्योंकि इसने ऐसा जो है सिचुएशन देखा कि इसके लाइफ में इस तरह कोई काम जो है हुआ नहीं और आज हुआ, तो इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। जो ट्रामा उसे लगा था तो इसके बाद जो स्ट्रेस होता है इसके रिस्क हो सकते हैं, या कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ जो होता है, ओके। कोपिंग मैकेनिज्म इन पेशेंट एंड फैमिलीज और पेशेंट के लिए जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो क्या है? स्टूडेंट 3 टाइप्स है, 2 टाइप्स है। पॉजिटिव कोपिंग, एक है पॉजिटिव कोपिंग जो फ़ायदे वाला कोपिंग मैकेनिज्म है। इसमें सीकिंग सपोर्ट, बंदा जो है ख़ुद को सपोर्ट करता है, अपने लिए सपोर्ट को तलाश करता है कि किस तरह मैं अपने स्ट्रेस को ख़त्म कर सकता हूँ। बंदा पॉजिटिवली सोचता है। फेथ, ओके, ईमानदारी से। इंफॉर्मेशन सीकिंग, इंफॉर्मेशन को तलाश करता है, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है। ये क्या है? पॉजिटिव कोपिंग है। दूसरा है नेगेटिव कोपिंग। नेगेटिव कोपिंग क्या है स्टूडेंट्स? नेगेटिव कोपिंग में बंदा जो है क्या करता है? डिनाइल करता है, इनकार करता है। फॉर एग्जांपल इसको एक मसला है तो ये सोचता है कि मेरा तो कोई मसला ही नहीं है, कुछ भी मसला नहीं है, छोड़ो सब जाओ, ओके। तो इस तरह के जो करता है ना तो ये डिनाई है, ओके। ये एक मसले को जो है मानते ही नहीं है कि ये मसला है। फॉर एग्जांपल ये ड्रग एब्यूज़ करता है, जब इसको कोई कहता है कि नहीं मैंने कभी ड्रग जो है लिया ही नहीं है, ओके, तो ये डिनाई है। आपके फैमिली के साथ ऐसा हुआ है, कहता है नहीं हो ही नहीं सकता है ऐसा, तो ये डिनाई है, वो इनकार करता है। विड्रावल और सब्सटेंस अब्यूज़ इस तरह के जो है काम करता है। फॉर एग्जांपल इसके माइंड पे प्रेशर है, फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम है, तो ज़रूरी तो ये बात है कि पॉजिटिव कोपिंग बंदा करे। स्ट्रेस तो सबको होता है। सीकिंग सपोर्ट, पैथ, इंफॉर्मेशन सीकिंग, स्टडी करे। लेकिन बाज़ बंदे जो है क्या करते हैं? सब्सटेंस एब्यूज़ पे जाते हैं कि यार मैं तो टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता, चले ड्रग ले, नशा हो जाएगी, बात ख़त्म, ओके। तो इस तरह के जो बंदा जो करता है तो ये नेगेटिव कोपिंग है, ओके। कोपिंग एबिलिटी डिपेंड्स ऑन पर्सनालिटी, सपोर्ट सिस्टम एंड पास्ट एक्सपीरियंस। कोपिंग जो एबिलिटी है ये पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि एक बंदे की पर्सनालिटी क्या है, ओके। इसका बॉडी इंटरनली एक्सटर्नली कैसा है, ओके। इसका माइंड कैसा है, ओके। तो ये बंदे पे जो है पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, ओके। बाज़ लोग की पर्सनालिटी ऐसे होते हैं कि जब इसको कोई स्ट्रेस होता है तो वो टेंशन नहीं लेता, वो कहते हैं कि चले हो जाएगा, ये दुनिया है, ऐसा हो सकता है। तो ये पॉजिटिव कोपिंग जो है करता है, ख़ुद को सपोर्ट करता है। और वो बंदा जिसके पास पास्ट एक्सपीरियंस हो, ओके, इससे पहले भी इसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, तो वो अपना कोपिंग जो एबिलिटी है वो इसकी कोपिंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ओके। ये सिंपल सी बातें हैं स्टूडेंट्स। रूल ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो ICU में होता है इसका रूल क्या है? प्रोवाइड कंसिस्टेंट एंड हॉनेस्ट कम्युनिकेशन। ज़रूरी बात है कि इसका पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन हॉनेस्ट हो, ओके, ईमानदारी से वो बात करे। शो एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग, ज़रूरी बात है कि वो एम्पैथी, हमदर्दी को शो करे पेशेंट के साथ और पेशेंट की हर बात सुने, एक्टिव लिसनर हो। इनकरेज पेशेंट एंड फैमिली पार्टिसिपेशन इन केयर डिसीजन, और इसको जो है ये होना चाहिए कि फैमिली जो है पेशेंट के जो केयर डिसीजन है इसमें फैमिली पार्टिसिपेंट जो है पार्टिसिपेशन करे, इसको इनकरेज करे, ओके। इन्वॉल्व सोशल वर्कर, काउंसलर और ये क्या लिखा है? चैपलेंस, ओके, चैपलेंस। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं सोशल वर्कर। सोशल वर्कर क्या होते हैं? सोशल वर्कर जो है इमोशनल सपोर्ट को जो है प्रोवाइड करता है, ओके, ताकि पेशेंट और सोर्सेज जो है क्या हो? कनेक्ट हो, ओके, और कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करे पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में, ओके। तो ये क्या होते हैं? ये हमारे पास सोशल वर्कर होते हैं, ओके। और काउंसलर क्या होता है? ये इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग को जो है प्रोवाइड करता है ताकि पेशेंट और फैमिली
के हेल्प करे। ओके, और ये क्या करता है, स्ट्रेस को कॉपी करता है, एंजाइटी को और अदर इमोशनल जो चैलेंजेस होते हैं, काउंसलर का ये काम होता है। जो बिहेवियरल साइकोलॉजी में आप लास्ट चैप्टर जो है डिस्कस की है, हमने जो है डिस्कस की है जो काउंसलिंग है। ओके, तो काउंसलर जो काउंसलिंग करता है। और फिर इसके बाद चैपलेंस है। तो चैपलेंस क्या है, चैपलेंस हमारे पास क्या होता है, कैन प्रोवाइड स्पिरिचुअल सपोर्ट। ये स्पिरिचुअली बंदों को जो है सपोर्ट करता है, पेशेंट्स को गाइडेंस करता है। ओके, काउंसलिंग करता है पेशेंट्स के और फैमिलीज़ के, ताकि वो क्या करे, रिस्पेक्टिंग देम पैथ्स एंड कल्चर बैकग्राउंड। ओके, ताकि इसके कल्चर और इसके जो फैथ है, ईमान है, इसके रिस्पेक्ट की जाए। ओके, तो ये सब क्या है, ये हमारे पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर की रूल है। ओके, सपोर्ट स्ट्रेटजी। सपोर्ट स्ट्रेटजी, फैमिली मीटिंग एंड अपडेट्स। फैमिली मीटिंग्स होने चाहिए, अपडेट्स होने चाहिए, फैमिली को अपडेट करना है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और पीर सपोर्ट ग्रुप। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जो पीर सपोर्ट ग्रुप्स है, पीर सपोर्ट ग्रुप का क्या मतलब है, इस पेशेंट के जो पीर्स है, स्टूडेंट्स सॉरी इसके जो दोस्त है। ओके, तो इसके ग्रुप्स ने जो है इसकी काउंसलिंग करना है इस तरह। क्रिएटिंग ए क्लाइम आईसीयू एनवायरनमेंट, नॉइज़ रिडक्शन, प्राइवेसी। आईसीयू में जो एनवायरनमेंट है वो क्लेम होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं नॉइज़ रिडक्शन होना चाहिए, नॉइज़ कम होना चाहिए और प्राइवेसी ज़रूरी है। एजुकेशन अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट, और एजुकेशन ये देनी है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्टेशन है। ओके, इंडिविजुअल एंड फैमिली रिस्पॉन्सेज टू क्रिटिकली इलनेस। ओके, क्रिटिकल इलनेस को जो इंडिविजुअल या फैमिली के रिस्पॉन्सेज हैं वो डिस्कस करने हैं। इंडिविजुअल फैमिली रिस्पॉन्सेज टू क्रिटिकली इलनेस। क्रिटिकली इलनेस इम्पैक्ट मोर देन जस्ट द पेशेंट। क्रिटिकली इल जो है जस्ट पेशेंट को इफेक्ट नहीं करता है, या पेशेंट पे इसका सिर्फ इम्फेक्ट नहीं है, फैमिलीज़ पे भी है। ओके, बोथ पेशेंट एंड फैमिलीज़ गो थ्रू इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। फैमिली और जो पेशेंट है दोनों साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्ट्रेस पे जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग देयर रिस्पॉन्सेज हेल्प इम्प्रूव केयर। ओके, पेशेंट रिस्पॉन्सेज टू क्रिटिकली इलनेस। पेशेंट रिस्पॉन्स करता है क्रिटिकल इलनेस को, ओके, थ्रू इमोशनल्स, थ्रू कॉग्निटिव, थ्रू बिहेवियल और स्पिरिचुअल। इमोशनल में फेयर होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, हेल्पलेसनेस होता है। ओके, इमोशनल में पेशेंट जो रिस्पॉन्स देता है तो पेशेंट के बोर्ड फेस पे ये चीज़ें होती हैं, तो ये इमोशनल रिस्पॉन्स है। कॉग्निटिव क्या है, पेशेंट कंफ्यूज होता है, मेमोरी इशू होता है, डिफ़िकल्टी फोकसिंग, किसी बात पे फोकस नहीं कर सकते। आप इसको एक चीज़ की बात करते वो इसका माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है। बिहेवियरल में विड्रॉवल होता है, एजिटेशन होता है, रेफरल ऑफ केयर होता है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, विड्रॉल मतलब सम पेशेंट जो है क्या करता है, सोशल इंटरेक्शन से विड्रॉ करता है। ओके, और एक्टिविटीज़ से ड्यू टू देयर इमोशनल स्टेट और फिजिकल लिमिटेशन। ओके, फिजिकल लिमिटेशन इमोशनल स्टेट की वजह से वो क्या करते हैं, न किसी से जो है मिलता है, न किसी की एक्टिविटी में काम करता है। ओके, रखता है। एजिटेशन इसको होता है, एजिटेशन क्या होता है, स्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट होता है क्रिटिकली इलनेस की वजह से। ओके, और ये क्या करता है, एजिटेशन और रेस्टलेसनेस को काज करता है। एजिटेशन ए स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, मेंटल डिस्ट्रेस। एजिटेशन क्या है, ये हमारे पास रेस्ट बेचैनी के एक स्टेट होता है। इरिटेबिलिटी, बंदा जो है जल्दी गुस्सा होता है, खफा होता है। मेंटल डिस्ट्रेस होता है। ओके, रेफरल ऑफ केयर किया, इन सम केसेस पेशेंट माइट रिफ्यूज सर्टन ट्रीटमेंट्स, और पेशेंट जो है फेयर, एंजाइटी या सेंस ऑफ होपलेस की वजह से जो है क्या करता है, इसका जो ट्रीटमेंट होता है इसको रिफ्यूज़ करता है। ओके, स्पिरिचुअल क्वेश्चनिंग बिलीव्स, वो क्वेश्चनिंग करता है जिस पे इसका बिलीफ होता है। ओके, सीकिंग मीनिंग, तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स। ओके, कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग मैकेनिज्म में हेल्दी कोपिंग है, अनहेल्दी कोपिंग है। हेल्दी कोपिंग में पॉजिटिव कोपिंग है। ओके, सीकिंग सपोर्ट, प्रेइंग, आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है मालूमाती क्वेश्चन जो है पूछना है, प्रेइंग। ओके, और सीकिंग सपोर्ट। तो स्टूडेंट्स हेल्थी कॉपिंग में, पॉजिटिव कॉपिंग में क्या करता है, सीकिंग सपोर्ट, सपोर्ट को तलाश करता है कि किस तरह मैं ख़ुद को सपोर्ट करूं। प्रेइंग, दुआ करता है अल्लाह से। ओके, आस्किंग क्वेश्चन, और मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन जो है पूछते हैं ताकि इसके नॉलेज में इजाफा हो और वो अच्छे से जो है अपना कॉपिंग
पॉजिटिव कोपिंग कर सके। अनहेल्दी कोपिंग हमारे पास नेगेटिव है, इसमें डिनाइल होता है, एंगर होता है, सब्सटेंस यूज़ होता है, बंदा गुस्सा होता है, इनकार करता है रियलिटी से, और मुख्तलिफ़ किस्म के नशावर चीज़ें जो है यूज़ करते हैं, ड्रग अब्यूज़ करता है। ओके, कोपिंग स्टाइल्स वेरी अक्रॉस इंडिविजुअल एंड कल्चर्स, और कोपिंग स्टाइल जो होता है हर इंडिविजुअल के जो है बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और कल्चर का भी जो है मुख्तलिफ होता है। कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस, कल्चरल और सोशल इन्फ्लुएंसेस क्या है? ओके, कल्चरल बैकग्राउंड शेप इमोशनल एक्सप्रेशन, कल्चरल जो बैकग्राउंड होता है वो इमोशनल एक्सप्रेशन को जो है शेप करता है, ये भी बिल्कुल अंडरस्टूड है। ओके, सम फैमिलीज एक्सपेक्ट फुल इन्वॉल्वमेंट, अदर डिफर टू प्रोवाइडर्स। ओके, और रिस्पेक्टिंग बिलीफ एनहांसिंग ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, रिस्पेक्टिंग बिलीफ्स, इसके जो यकीन होता है इसके रिस्पेक्ट होना चाहिए। ओके, ताकि उसके ट्रस्ट और कोऑपरेशन ज़्यादा हो। फैमिली मेम्बर रिस्पॉन्सेज, जो फैमिली मेम्बर रिस्पॉन्सेज है वो क्या है? इनिशियल रिएक्शन क्या है? शौक में जाता है, बंदा खफा होता है, हैरान होता है, शौक पे चला जाता है, डिनाई करता है, इनकार करता है, डिसबिलीव, इसका बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि मेरे पेशेंट के साथ इस तरह कुछ हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस क्या होता है? एंजाइटी में जाता है, सैडनेस, खफा होता है, गिल्टी फील करता है, हेल्पलेसनेस होता है। बिहेवियर चेंज में के सेल्फ स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, एपेटाइट लॉस होता है, बंदे को जो है इसका जो एपेटाइट है ओके और उसको खाने का दिल नहीं करता है। ओके, लॉन्ग टर्म बर्नआउट होता है, और कॉम्प्लिकेटेड ग्रीप पीटीएसडी होता है। स्टूडेंट, ये बर्नआउट क्या होता है? ए स्टेट ऑफ इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन caused by prolonged stress, overwork and lack of balance in life. ओके, ये हमारे पास इमोशनल स्टेट है, मेंटल स्टेट है, और फिजिकल एग्जाशन स्टेट है। ओके, इसमें बंदा इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली एग्जाशन पे होता है, थका हुआ होता है। ओके, स्ट्रेस की वजह से, ओवर वर्क, ज़्यादा काम करने की वजह से, या इसके लाइफ में जो इम्बेलेंसीज है इसकी वजह से। ओके, इसके सिम्टम क्या है? आप कैसे कह सकते हैं कि इस बंदे को बर्नआउट है? इमोशनल एग्जाशन इसको होना चाहिए, साइनसिज्म जो है इसको होना चाहिए, और रिड्यूस परफॉर्मेंस। इमोशनल एग्जाशन क्या है? फीलिंग ड्रेन्ड, डिप्लेटेड एंड एग्जॉस्ट। जब आप इसको देखते हैं ना तो वो बहुत ऐसा लगता है कि इसके बदन में जो है कोई रूह है नहीं। ओके, इमोशनली वो एग्जॉशन में होता है। साइंसिज्म क्या है? डेवलपिंग ए नेगेटिव एंड डिटेक्टेड एटीट्यूड्स टूवर्ड वर्क और लाइफ। इसका जो लाइफ है या वर्क है इसकी तरफ इसके नेगेटिव एटीट्यूड होता है। ओके, और रिड्यूस परफॉर्मेंस, फीलिंग इनफेक्टिव, खुद को इनफेक्टिव जो है फील करता है, इनकम्पिटेंट। ओके, कॉम्पिटेंसी इसमें ख़त्म होती है, और मोटिवेशन इसमें नहीं होता है। तो ये क्या है? ये हमारे पास बर्नआउट होता है। ओके, इसके बाद है कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ्स। इसका जो मातम का जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फैमिली डायनेमिक्स एंड कम्युनिकेशन, क्रिटिकली इलनेस कैन आइदर स्ट्रेंथन और स्ट्रेन फैमिली बॉन्ड्स। ओके, डिसीजन मेकिंग कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट, और ओपन रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन एसेंशियल। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल सिंपल है, इजी है, कुछ इसमें है नहीं। सपोर्ट नीड्स, फैमिलीज नीड जो है ज़रूरी है, इमोशनल सपोर्ट। ओके, काउंसलिंग, लिसनिंग। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन फ्रॉम स्टाफ, और एक्सेस टू स्पिरिचुअल और रिलीजियस केयर, प्रैक्टिकल रिसोर्सेज, एरिया टेस्ट एरिया, फाइनेंशियल हेल्प। ओके, रूल ऑफ हेल्थ केयर टीम, हेल्थ केयर टीम की रूल क्या है? शो एम्पैथी एंड पैटर्न्स। हेल्थ केयर टीम ने क्या करना है? एम्पैथी, हमदर्दी को शो करना है, और पैटर्न्स क्या है? सब्र करना है। प्रोवाइड रेगुलर अपडेट इन सिंपल लैंग्वेज में बातें करना है, कोई जॉर्गन मॉर्गन्स यूज़ नहीं करना है। इंक्लूड फैमिली इन केयर प्लान, और फैमिली को केयर प्लान में इंक्लूड करना है। रेफर्स टू मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल प्रोफेशनल एज नीड, अगर स्पिरिचुअल प्रोफेशनल की ज़रूरत है तो आपने इसको जो है पेशेंट के लिए अवेलेबल करना है ताकि वो इसकी काउंसलिंग कर सके। कंटेम्प्रेरी इशू इन क्रिटिकल केयर, स्टूडेंट सबसे पहले कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्या है? कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इनकम्पास ए वाइड रेंज ऑफ चैलेंजेस, जो आईसीयू में मुख्तलिफ किस्म के वाइड रेंज ऑफ चैलेंजेस होता है, इन सब को इनकम्पास करना। ओके, इन सब को जमा करना क्रिटिकल केयर में। ओके, स्टॉपिंग शॉर्टेज जो होता है, ओके, एथिकल डिलीमा जो होता है, पेशेंट सेफ्टी कंसर्न्स जो है, या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस है। ओके, तो ये क्या है? ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ है। ओके स्टूडेंट्स, इस पर बात करते हैं।
कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन इज इवॉल्विंग रैपिडली। जो क्रिटिकल केयर मेडिसिन है वो रैपिडली जो है इवॉल्व होते हैं, चेंज होते हैं। ओके, टेक्नोलॉजिकल एंड सोसाइटल चेंज, राइज न्यू इथिकल एंड लीगल चैलेंजेस। ओके, लीगल चैलेंजेस और जो न्यू एथिकल, ओके, तो ये जो है टेक्नोलॉजिकली और सोसाइटली जो है चेंज होते हैं टाइम के साथ साथ। हेल्थ केयर प्रोवाइडर मस्ट स्टे इन्फॉर्म्ड एंड सेंसिटिव टू दिस इशू। हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है इन्फॉर्म्ड होता है, जो इशू होता है सेंसिटिव इससे। ओके, इंक्रीज यूज़ ऑफ लाइफ सस्टेनिंग टेक्नोलॉजीज़। लाइफ सस्टेनिंग टेक्नोलॉजीज़ को आप लोगों ने यूज़ करना है, इसके यूज़ को ज़्यादा करना है। रिसोर्सेज लिमिटेशन, जो बेड्स है, वेंटिलेटर है, स्टाफ है। ओके, एजिंग पॉपुलेशन विद मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़। ओके, कोमॉर्बिडिटीज़ और बर्नआउट एंड मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फॉर स्टाफ्स। ओके, तो ये सब जो है क्या है, ये मल्टीपल कोमॉर्बिड्स क्या है, एक बंदे को हद से ज़्यादा जब बीमारियां होते हैं। ओके, और अक्सर आप लोगों को पता है ना, जो एजिंग पॉपुलेशन है, उम्र में ज़्यादा लोग जो होते हैं, एज में ज़्यादा, तो इसको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ होते हैं। एक डिजीज़ नहीं होता, इसके साथ साथ 2-3 डिजीज़ होते हैं इसको। ओके, एथिकल प्रिंसिपल्स इन आईसीयू। आईसीयू में एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है, ऑटोनॉमी है, रिस्पेक्टिंग पेशेंट चॉइस। आपने पेशेंट चॉइस पे जो है आपने क्या करना है, काम करना है। पेशेंट का चॉइस है या नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपने कुछ नहीं करना है। बेनिफिशियंस। ओके, बेनिफिशियंस क्या होते हैं, जिसमें पेशेंट का फ़ायदा हो। एक्टिंग इन द पेशेंट बेस्ट इंटरेस्ट। आपने वो काम करना है जिसमें पेशेंट इंटरेस्ट ले रहा है। ओके, नॉन मेलिफिसेंस, अवॉइडिंग हार्म। गलत चीज़ों को आपने नहीं करना है, इसको आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। ओके, तो ये क्या है, नॉन मेलिफिसेंस। जस्टिस, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड केयर। आपने जो है क्या करना है, नाम जस्टिस से जाहिर है कि आपने इंसाफ करना है। ओके, तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, आपने मुनसिफाना जो है तकसीम करना है रिसोर्सेज और केयर को। ऐसा नहीं है कि आईसीयू में 10 पेशेंट है और आप एक की तरफ जैसे जो है क्या करते हैं, इसको केयर देते हो और बाकी सबको जो है आपने छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है इसकी भी आपने मुनसिफाना तकसीम करना है और केयर की भी। ओके, ये इथिकल कंसिडरेशंस है। ओके, एंड ऑफ लाइफ डिसीजन, कॉमन इथिकल डिलीमास इन आईसीयू। जो कॉमन इथिकल डिलीमास है आईसीयू में वो क्या है, एंड ऑफ लाइफ डिसीजन। ओके, एंड ऑफ लाइफ डिसीजन है डू नॉट रिसोसिटेट, DNR ऑर्डर है। ओके, स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखना है कि व्हाट इज़ DNR। DNR है क्या चीज़, स्टूडेंट DNR का मतलब है डू नॉट रिसोसिटेट। ओके, इसका क्या मतलब है, मेडिकल डायरेक्टिव दैट इंस्ट्रक्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स नॉट टू परफॉर्म CPR ए पेशेंट हार्ट स्टॉप और इफ़ दे स्टॉप ब्रीथिंग। ए मेडिकल डायरेक्टिव है, एक मेडिकल डायरेक्शंस है। ओके, ताकि वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को इंस्ट्रक्शन दे कि आपने CPR को परफॉर्म नहीं करना है अगर पेशेंट के हार्ट स्टॉप है। ओके, और वो ब्रीथिंग इसने जो है स्टॉप की है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसके लिए CPR परफॉर्म नहीं करना है। तो ये क्या है, ये हमारे पास DNR है, डू नॉट रिसोसिटेट। ओके, रिसोसिटेट। ओके, ऑर्डर, DNR ऑर्डर इसको कहते हैं। ओके, इसके पर्पस क्या है, नंबर फर्स्ट, रिस्पेक्ट द पेशेंट विशेस रिगार्डिंग एंड ऑफ लाइफ केयर। आपने पेशेंट को रिस्पेक्ट देना है। ओके, अवॉइडिंग अननेसेसरी मेडिकल इंटरवेंशन दैट मे नॉट बेनिफिट द पेशेंट। आपने अननेसेसरी मेडिकल इंटरवेंशन को अवॉइड करना है। ओके, और DNR ऑर्डर जो है टिपिकली क्या करता है, डिसाइड होता है पेशेंट के साथ। ओके, अगर पॉसिबल हो फैमिली मेम्बर्स के साथ और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ। ओके, तो इसके बाद है विड्रॉवल और विदहोल्डिंग ऑफ ट्रीटमेंट। आपने क्या करना है, अगर पेशेंट को नुकसान जो है हो रहा है मेडिसिन की वजह से, तो आपने विदहोल्डिंग ऑफ ट्रीटमेंट, आपने ट्रीटमेंट को जो है स्टॉप करना है, या विड्रॉवल, इसको जो है अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है तो आपने विड्रॉ करना है, इसको स्टॉप करना है, और अगर ट्रीटमेंट स्टॉप नहीं करना है तो आपने विदहोल्ड करना है। ओके, इसको आपने रोकना है। कंसर्न एंड डिसीजन मेकिंग फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है। ओके, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने कंसर्न इजाज़त लेनी है और डिसीजन मेकिंग करनी है।
लीगल इश्यूज इन आईसीयू प्रैक्टिस में लीगल इश्यूज होते हैं। ओके, इन्फॉर्म कंसर्न एंड डॉक्यूमेंटेशन, आपने प्रॉपरली कंसर्न को जो है इन्फॉर्म करना है। ओके, और डॉक्यूमेंटेशन करना है। एडवांस डायरेक्टिव एंड लिविंग विल्स, एडवांस डायरेक्टिव एंड लिविंग विल्स का क्या मतलब है? एडवांस डायरेक्टिव एंड लिविंग विल्स, advance directive or legal documents that allow individual to specify their healthcare preference in advance। ये एडवांस डायरेक्टिव हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को, ताकि वो हेल्थ केयर प्रेफरेंस को जो है क्या करे, स्पेसिफाई कर सके। ओके, हेल्थ केयर प्रेफरेंस क्या है? जो हेल्थ केयर तरजीह होता है, किस केयर को जो है पेशेंट के लिए आपने तरजीह देना है, तो ये क्या है? एडवांस डायरेक्टिव है। ओके, और लिविंग विल्स क्या है? लिविंग विल्स का मतलब है ए टाइप ऑफ एडवांस डायरेक्टिव, ये एडवांस डायरेक्टिव के एक टाइप है। ओके, दैट आउटलाइंस द मेडिकल ट्रीटमेंट्स, जो मेडिकल ट्रीटमेंट को जो है क्या करना है, आउटलाइंस करता है, इसके खाका देता है। एन इंडिविजुअल डोज और इंडिविजुअल डज और डज नॉट वांट टू रिसीव। ओके, इसके बाद सरोगेट डिसीजन मेकिंग, जो कायम मकाम होता है। सरोगेट क्या होता है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा न खास्ता एक बंदे के बाप नहीं है, ओके, तो इसके बाप की जगह कोई और होगा, अंकल होगा, कोई और होगा, ओके, चचू होगा, तो ये होता है सरोगेट, जो इसके बाप की जगह कायम मकाम होता है। ओके, तो इसके साथ डिसीजन करना है। लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, ओके, एंड ऑफ लाइफ केयर एंड डिसीजन मेकिंग, बैलेंसिंग लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट विद क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, क्वालिटी से आपने जो है क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। फैमिली एंड प्रोवाइडर डिसएग्रीमेंट, एथिकल फ्रेमवर्क फॉर पैलिएटिव केयर। स्टूडेंट्स, ये पैलिएटिव केयर क्या होता है? पैलिएटिव केयर स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर, ओके, जो फोकस करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल एंड सीरियस इलनेसेस सच एज कैंसर, हार्ट डिजीज, डिमेंशियाज। ओके, इसके लिए क्या होता है? स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, ये जो है इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, इस पे फोकस होता है। फॉर इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल के लिए, वो इंडिविजुअल जिसको सीरियस इलनेसेस हो सच एज कैंसर, हार्ट डिजीज और डिमेंशियाज। ओके, ICU resources allocation and equity, triage decision ड्यूरिंग पैंडेमिक्स और क्राइसिस। आपने क्या करना है? ट्राइज डिसीजन। स्टूडेंट, सबसे पहले ट्राइज डिसीजन किया है स्टूडेंट, ये जितनी भी सख्त टर्मिनोलॉजी है, डिफ़िकल्ट, वो मैंने एक्सप्लेन किया है और वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो ट्राइज डिसीजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रियोरिटाइजिंग पेशेंट्स ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन सिविरिटी ऑफ द कंडीशन। फॉर एग्जांपल, पेंडेमिक्स है, क्राइसिस है, कोई मसला है, और इसमें ट्रीटमेंट प्रायोरिटाइज करना है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ क्या? सिविरिटी ऑफ देयर कंडीशन। एक पेशेंट है, इसको जो है क्या होना है? CPR की ज़रूरत है। दूसरा जो है इसका जो है बोन फ्रैक्चर है, तो आपने बोन फ्रैक्चर वाले को जो है छोड़ना है, CPR करने वाले को आपने क्या करना है? इसको पहले जो है डील करना है। तो ये क्या है? ट्राइज डिसीजन है। जिसको ज़्यादा ज़रूरत हो पेशेंट को, इसको आपने ज़्यादा जो है केयर देना है। तो ये क्या है? ट्राइज डिसीजन है। ओके, एक्सेस टू ICU फॉर marginalized population। ओके, व्हाट इज़ marginalized population? मार्जिनलाइज पॉपुलेशन हमारे पास रेशियल्स और एथनिक माइनॉरिटीज़ जो होते हैं, लो इनकम इंडिविजुअल जो होते हैं, ओके, जो गरीब लोग होते हैं, दोज विद लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, वो जो हेल्थ केयर के लिए जो है अफोर्ड नहीं कर सकता ट्रीटमेंट को। ओके, फिनेंशियल इसको क्राइसिस होते हैं, तो क्या है? मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन होता है, जो माइनॉरिटीज़ होते हैं। ओके, एथिकल यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, और लिमिटेड रिसोर्स जो होते हैं ना, इसके आप एथिकल यूज़ करें। ऐसा नहीं कि आप जो है चोरी भी करें, इसको गलत गलत जो है यूज़ करें। रूल ऑफ ICU नर्सेज एंड मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। ओके, ICU नर्सेज का रूल्स क्या है और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का रूल्स क्या है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम क्या होता है? इंटेंसिविस्ट होता है, डॉक्टर होता है, फिजिशियन होता है, थेरापिस्ट होता है, टेक्नोलॉजिस्ट होता है, नर्स होता है। ओके, इन सबको आपस में मिला के जब वो केयर देता है पेशेंट को, क्रिटिकल पेशेंट को, जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कहते हैं। एडुकेटिंग फॉर पेशेंट राइट, पेशेंट राइट के लिए जो है इसने जो है एडुकेटिंग करना है। ओके, कम्युनिकेटिंग ट्रांसपेरेंटली विथ फैमिलीज, फैमिली के साथ अच्छे से बात करना है। एथिकल कंसल्टेशन एंड टीम वर्क इन डिसीजन। ओके, टीम वर्क डिसीजन से करना है। ये क्या है? माल न्यूट्रिशन एंड अंडर फीडिंग अक्रॉस द कंटिन्यूम ऑफ केयर। ओके, तो स्टूडेंट, ये माल न्यूट्रिशन क्या होता है? जब
एक इंसान के बॉडी को जो है न्यूट्रिशन सही से न्यूट्रन सही से नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या माल न्यूट्रिशन, इससे जो है मरेसमस, क्वाशिरकोर, ये वाले जो है डिसऑर्डर जो है होते हैं। एंड अंडर फीडिंग, इस तरह के आपने जो है फूड देना है एक एनिमल्स या इंसान को ताकि वो कम हो, ज़्यादा ना हो, तो अंडर फीडिंग है। ओके, अक्रॉस द कंट्रम आप केयर। हॉस्पिटलाइज पेशेंट के लिए क्या अप्रोक्सीमेटली 31 to 45% आर माल नरिश्ड। ओके, तो आईसीयू में हॉस्पिटलाइज पेशेंट में अप्रोक्सीमेटली 31 से 45% जो पेशेंट होते हैं ना, तो वो माल नरिश्ड होते हैं। माल नरिश का क्या मतलब है? ग़ज़ाइयत का शिकार। ओके, उसको खाने की चीज़ों का जो है क्या होता है, कमी होता है, वो न खा सकता है। अगर आप इसको खाएँ भी, खिला दी भी, ओके, तो फिर भी वो जो है इसको ख़ुद को सपोर्ट नहीं कर सकता है। ओके, ज़्यादातर तो इसको वेंटिलेटर लगा हुआ होता है, तो वो तो कुछ खा ही नहीं सकता, तो माल नरिश इसलिए भी होता है। प्रोटीन एनर्जी डिप्लीशन एंड पुअर पेशेंट आउटकम्स। प्रोटीन एनर्जी डिप्लीशन होता है आईसीयू पेशेंट में, क्या होता है? इंक्रीज रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के रिस्क होता है। न्यूट्रिशन एडिक्वेसी इज पुअर, हाइपर कैटाबोलिक स्टेट्स, पुअर डिलीवरी एंड टॉलरेंस। ओके, कैन रिजल्ट इन प्रोलॉन्ग स्टे इन आईसीयू, हेल्थ केयर कॉस्ट एंड हायर मोर्टेलिटी। पोस्ट आईसीयू oral intake post extubation is inadequate. Okay, oral intake क्या होता है? पोस्ट एक्सटूबेशन इज inadequate. ओके, पोस्ट हॉस्पिटल सिंड्रोम, हॉस्पिटल जाने के बाद जो सिंड्रोम होता है वो कि अल्नरेबल पीरियड्स इन 30 days आफ्टर हॉस्पिटल डिस्चार्ज। ओके, कंक्लूजन किया है? स्ट्रेस इन द आईसीयू इज सिग्निफिकेंट बट मैनेजेबल विद द राइट सपोर्ट। स्टूडेंट क्या है? स्ट्रेस जो है आईसीयू में जो है क्या है, अगर सपोर्ट है तो ये मैनेज हो सकता है आईसीयू में जो स्ट्रेस होता है। अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग कोपिंग मैकेनिज्म इम्प्रूव आउटकम। ओके, आपने कोपिंग मैकेनिज्म को एड्रेस और अंडरस्टैंड करना है ताकि आउटकम्स को आप क्या करें, इंप्रूव कर सके। हेल्थ केयर टीम प्ले ए की रोल इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। हेल्थ केयर टीम ने क्या करना है, की रोल जो है प्ले करना है ताकि वो डिस्ट्रेस को रिड्यूस कर सके। रिएक्शंस टू क्रिटिकली इलनेस और कम्प्लेक्स बट नॉर्मल। ओके, क्रिटिकली इलनेस के जो रिएक्शंस हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं लेकिन होते हैं नॉर्मल। सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन रिड्यूस डिस्ट्रेस। आपने क्या करना है, डिस्ट्रेस को आपने जो है कम्युनिकेशन और सपोर्ट के थ्रू रिड्यूस करना है। पेशेंट एंड फैमिली सेंटर्ड केयर इम्प्रूव्स रिकवरी एंड वेलबींग। पेशेंट और फैमिली सेंटर्ड केयर जो होता है, ओके, तो वो रिकवरी और वेलबींग को जो है इंक्रीज कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। क्रिटिकल केयर इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स इथिकल एंड लीगल डायमेंशन। क्रिटिकल केयर जो है कॉम्प्लेक्स इथिकल और लीगल डायमेंशंस को क्या करता है, इसमें इन्वॉल्व होता है। नॉलेज, एम्पैथी, टीम वर्क और एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। नॉलेज होना चाहिए, एम्पैथी हमदर्दी होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। कंटिन्यूअस एजुकेशन हेल्प्स इंश्योर हाई क्वालिटी। ओके, कंटिन्यूअस एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हेल्प देता है हाई क्वालिटी इथिकल आईसीयू केयर में। ओके, तो चले इसके से पहले जो एक स्लाइड है इसमें ये वाले जो है क्या है, इम्पोर्टेंट है पोस्ट आईसीयू केयर, ओके, और पोस्ट हॉस्पिटल सिंड्रोम। और जो है सेंटेंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जो है डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। एक है पोस्ट आईसीयू, दूसरा है पोस्ट हॉस्पिटल। ओके, आईसीयू के बाद जो आपके हालात है और पोस्ट हॉस्पिटल सिंड्रोम, हॉस्पिटल डिस्चार्ज होने के बाद जो आपके हालात है, इसमें डिफरेंस है। ओके, पोस्ट आईसीयू क्या मतलब है? ओरल इनटेक पोस्ट एक्सटूबेशन इज इनएडिक्वेट। ओके, इसका क्या मतलब है? जब आप आईसीयू से क्या हो जाए, वेंटिलेटर से एक्सटूबेट हो जाए, ओके, वेंटिलेटर आप हटा ले, ओके, तो इसके बाद आपका ओरल इनटेक क्या हो, इनएडिक्वेट हो। ओके, ये कौन कहता है? पीटरसन जाडा 2010। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? पेशेंट में एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, पेशेंट जो है डिफिकल्टीज को एक्सपीरियंस करता है विद ओरल इनटेक आफ्टर एक्सटूबेशन। एक्सटूबेशन के बाद, एक्सटूबेशन क्या है? जब वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करें आप। ओके, तो पेशेंट को जो है डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस होते हैं ओरल इनटेक से। ओके, एक्सटूबेशन के बाद। Importance of nutritional support. Ensuring adequate nutrition is crucial for recovery and outcomes. Recovery outcomes के लिए जो है एक्यूट एडिक्वेट न्यूट्रिशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली एक्सटूबेशन के बाद जो है ओरल इनटेक जो है क्या होता है, इनएडिक्वेट होता है। ओके, और ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है पोस्ट हॉस्पिटल सिंड्रोम,
तो यहाँ पे क्या लिखा है, अनरेबल पीरियड है, पेशेंट और एट इंक्रीज रिस्क ऑफ एडवर्स इवेंट्स एंड रीएडमिशन विद इन 30 डेज आफ्टर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के बाद आप इसको फिर से जो है एडमिशन कर सकते हैं 30 डेज में। ओके, अगर पेशेंट के एडवर्स इवेंट्स जो है फिर से रिस्क में हो, इंक्रीज हो। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांजिशनल केयर, effective care transitions and follow up can help mitigate risk during this period। इस पीरियड में ओके पेशेंट के जो रिस्क होते हैं वो आप कम कर सकते हैं। ओके, अगर आप अच्छे से केयर दें और आप अच्छे से जो है इसको फॉलो अप करें, तो ये क्या है, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इंशाल्लाह सीसीन को कंटिन्यू रखती हुई हम जो है वेंटिलेटर और हीमोडायनेमिक जो मॉनिटरिंग चैप्टर है इसको हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चले हमारे साथ जो है कनेक्ट रहे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।